किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका एक टेबल बना लेते हैं, वाटर एज अ रिसोर्स की वाटर रिसोर्स कैसे प्लैनेट होने के बावजूद क्या हम पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स था कि इसको हम ऐसे पढ़ें कि आपको वो अच्छे फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हो जाए। हाय गाइस, वेलकम टू ई पेडागॉग। हम कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी, जहां पर हमने चैप्टर 1 फिनिश कर दिया है। चैप्टर 2 पे हम हैं। चैप्टर 2 है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। इस चैप्टर में हमने लैंड और सॉइल को एज अ रिसोर्स पढ़ लिया है। अब हमारी बारी है कि हम वाटर को, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हम समझें कि ये रिसोर्सेज कैसे हैं और इनके लिए हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं और हमारे पास उसके क्या सोल्यूशन है ना। ये है हमारा, जैसे हम हमेशा करते हैं कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका एक टेबल बना लेते हैं कि हमें उसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। आज की क्लास में हम पूरा सेकंड चैप्टर निपटा देंगे, क्लियर ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे सामने पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वाटर एज अ रिसोर्स की वाटर रिसोर्स कैसे है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे अर्थ हमारा एक ब्लू प्लैनेट है, तो ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद क्या हमारे पास बहुत सारा पानी है या स्कैरसिटी है, और पानी एक रिसोर्स कैसे है, वाटर साइकिल क्या होता है, हमारे सामने वाटर के क्या चैलेंजेस हैं, क्या वो नेचुरल हैं या मैड मेड हैं या फिर हम दोनों कह सकते हैं उन्हें, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पे हम पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कैसे है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे कि दूसरे नंबर पे भाई ये नेचर रिसोर्स कैसे हैं हमारे लिए। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वल्चर्स के ऊपर एक थ्रेट था और हम उस वल्चर के थ्रेट को कैसे हमने ओवरकम किया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या हर जगह एक ही तरीके की नेचुरल वेजिटेशन होती है, उसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि हमारे सामने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के जो रिसोर्सेज हैं उनमें क्या थ्रेट्स हैं और हम उन थ्रेट्स को कैसे ओवरकम करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबे होने वाली है, इसलिए हम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम यहाँ पर हमने खत्म किया था। इस एक्टिविटी को हमने देखा था कि इस एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से वेजिटेशन जो है क्या करती है, हमारे को सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, और इसलिए नेचुरल वेजिटेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ से हमारी शुरुआत आज है कि पानी एज अ रिसोर्स क्या है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या है, वो सारी चीज़ें हम एक स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा, राइट। जब आप स्पेस से, यानी जैसे हम यहां से चांद को देखते हैं, तो अगर आप चांद से धरती को देखोगे या फिर स्पेस से अगर धरती को देखोगे तो धरती कुछ ऐसी दिखेगी, इस तरीके की। इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ये ब्लू प्लैनेट क्यों है और अर्थ का ऐसा कलर क्यों आ रहा है, ये हम पहले से ही समझ चुके हैं कि हमारे यहाँ पर जो 70% ऑफ द अर्थ है वो कवर्ड है किससे, समंदर से। तो अगर ब्लू प्लैनेट है, समंदर से 70% कवर्ड है, तो यानी पानी की प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। आइडियली लाइफ कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। पीने का तो छोड़ो, आराम से मस्ती हो रही है, मचा रहे हैं, राइट। बहुत सारा पानी हमारे पास, हम नहा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा है, और ये इसलिए नहीं है कि ये कंजूसी से रह रहे हैं। हमने कुछ ऐसा किया और नेचर ने हमें कुछ ऐसा दिया है जिसके वजह से हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी सी होती जा रही है। और आज जो ये लोग ऐसे नहा रहे हैं और जो पानी का हम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ही इस सिचुएशन में तब्दील हो सकती है अगर आपने, मैंने और बाकी लोगों ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाया। सवाल उठता है कि रियलिटी ये भी है, रियलिटी ये भी है, तो हम इसको ओवरकम कैसे करें और ऐसी रियलिटी क्यों है, क्यों पानी होने के बावजूद, क्यों ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद हमें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। इसका आंसर हमें नेक्स्ट स्लाइड में मिलता है। देखो, ये तो हमारे को पता है कि हमारे अर्थ में अबंडेंस में पानी है। अब उस पानी को हम लेते हैं 100%। उस 100% पानी के 97.5% में, सोचो 97.5 कितना ज्यादा होगा, उस 100% पानी के 97.5% में ब्रैकिश या फिर सलाइन वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकिश लेक्स या फिर समंदर या फिर ओशन। सवाल उठता है ये ब्रैकिश क्या होता है। ब्रैकिश मतलब नमकीन, सिंपल सी बात है।
इस धरती पे जो भी पानी है उसका 97.5% खारा है, और खारे होने की वजह से इट इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन. यू कांट यूज इट डायरेक्टली फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक कुकिंग, or for that matter drinking, or for that matter having bath from it. You can't, right? So अभी हम बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे हम उस समंदर के पानी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ एट प्रेजेंट द सिनेरियो इज कि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे फॉर मेजॉरिटी ऑफ आवर पर्पसेस. सो पानी होने के बावजूद हम वाटर डेफिशिएंट सिचुएशन के अंदर हैं. सिर्फ 2.5% है उस 100% पानी का जो कि फ्रेश वाटर कहलाता है. चलो भाई कुछ तो सही है, 2.5% तो मिला ना. ये 2.5% भी नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि इस 2.5% में भी केवल 1% ही फ्रेश वाटर हमारे यूज के लिए हमें अवेलेबल है. कैसे? ऐसे ये पोलर आइस कैप्स या ग्लेशियर्स जब पहाड़ों में जाते हो, हिमाचल जाते हो, रोहतांग पास देखते हो, या और हिमालय के उस पर जाते हो, या फिर पोलर रीजन में जाते हो, तो आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी. अब इसको पिघला के पानी तो नहीं पी सकते ना. दूसरी बात, ये अंडरग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड के नीचे पानी रहता है जिसे हम बोरवेल से के माध्यम से ऊपर खींचते हैं. ये वाटर वेपर जो क्लाउड्स के फॉर्म में है, इस पानी को भी आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते जब तक कि इतनी ज्यादा ना हो कि बारिश बन के नीचे आ जाए. पानी आपको सबको पता है कि हम सबके अंदर भी पानी है, वैसे ही जानवरों के अंदर और पेड़ पौधों के अंदर भी पानी है. बट इन सभी पानी को, ये जो नीचे दिए हुए हैं, इन सबको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. इसलिए वो 2.5% हमारे लिए पूरा अवेलेबल नहीं है कि जब चाहे हम यूज कर लेंगे. इसके अलावा तो फिर क्या अवेलेबल है? अवेलेबल है ये फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स. इसमें जो पानी है वो पानी हम यूज कर सकते हैं. बट सिचुएशन अभी भी अच्छी नहीं है क्योंकि इसको और इसको हम पल्यूट करते जा रहे हैं. आगे मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको और आपको पता चलेगा कि किस हद तक हमने जो है त्राहिमाम मचा दिया. तो ये चैप्टर को हम सिर्फ एकेडमिक पर्पस से पढ़े नहीं, ये आपके सर्वाइवल का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ पानी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं. ये कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से लेके आया हूं, ये आपकी किताब में ही दिया हुआ है. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बट दे वर गिवन इन क्वाइट मतलब नॉर्मल वे. तो मैं चाह रहा था कि इसको हम ऐसे पढ़ें कि आपको वो अच्छे फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हो जाए. सबसे पहले हम इसको ऐसे पढ़ेंगे. कैसे? इसको पढ़ो. ये एक एवरेज इंडियन यूजर की कहानी है कि एक एवरेज इंडियन कितना अर्बन एरियाज में कितना पानी यूज करता है अपनी दिनचर्या में, यानी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ में. 150 लीटर्स ऑफ वाटर. उसका सबसे ज्यादा पानी कहां पे इस्तेमाल होता है? यहां फ्लशिंग में और कपड़े धोने में. इसलिए आपको थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम इन जो दो जगहों में ये जो हम एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं पानी, उसको कैसे कम कर सकते हैं. नेक्स्ट, आपने अक्सर सुना होगा कि जब रात में आप सोते हो तो एक आवाज आती है पानी के गिरने की, टैप से निकलने की. बहुत खतरनाक सिचुएशन है. लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी का टपकना ऐसा ठीक नहीं है, इससे घर से मनी का लॉस होता है. मैं ये कहूंगा कि मनी से बहुत ज्यादा कुछ लॉस हो रहा है आपका, वो पानी है. और अगर आपने ऐसे टैप जो ड्रॉप गिर रहा है उससे कम से कम 1200 लीटर जो है वो वेस्ट हो सकता है पूरे साल में. अब आप समझ लो कि क्या लूज कर रहे हो. पैसे तो बात की बात है. नेक्स्ट इज ये, हमें ये तो पता है कि हमारी अर्थ करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है. उसमें 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ शुरू हुई थी. लाइफ लैंड पे शुरू हुई थी या समंदर में शुरू हुई थी? तो उसका आंसर समंदर में शुरू हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी पानी में शुरू हुई थी. सो दिस सिग्निफाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है पानी. पानी के बिना हम नहीं रह सकते. देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे रखी थी 150 लीटर कैसे यूज करते हैं, बट आप इसको पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं यार छोड़ो, इसके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हमने उसको कवर कर लिया, डोंट वरी. अब सवाल उठता है कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या दे रखा है. जैसे हमने पहले भी पढ़ा है,
हर रिसोर्स कैसे रिसोर्स बनता है, जैसे हमने लैंड एज अ रिसोर्स पढ़ा था, सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ा था, अब हमारे को वाटर एज अ रिसोर्स पढ़ना है कि पानी हमारी चीजों को कैसे फुलफिल करता है, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि रिसोर्स इज एनीथिंग दैट सैटिस्फाइज आवर नीड्स, राइट। सो हाउ इज वाटर अ रिसोर्स, पानी रिसोर्स कैसे है? एग्रीकल्चर हो रहा है भाई, पानी के बिना एग्रीकल्चर हो सकता है? नहीं हो सकता, खाने को नहीं मिलेगा अगर पानी नहीं है तो। दूसरा, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रीज में भी पानी का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी पानी की जरूरत होती है, क्योंकि कोयला जलेगा, स्टीम उठेगी, वो स्टीम टरबाइन्स घुमाएगी और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये होता है कॉन्सेप्ट। तीसरा, डैम्स, आपको पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, ये सारे डोमेस्टिक पर्पसेस हो गए, और ये हो गए बाहर के पर्पसेस। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, ये आपको कुछ ना कुछ इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको अपने ब्रेन में रखना है, बस दिमाग में रखना है। आप एक बार देख लिया आपने, आप फिर एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, सिर्फ इसको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, तो वाटर साइकिल क्या है? असली में आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पानी है ना, ये इसकी पूरी क्वांटिटी फिक्स्ड है, ना आप उसमें पानी ऐड कर सकते हो, ना आप उसमें से पानी निकाल सकते हो। बट हमने कुछ ऐसा कर दिया कि हम पानी निकालना शुरू हो चुके हैं वाटर साइकिल में। कैसे हो रहा है, इससे पहले के लिए बहुत जरूरी है कि हम वाटर साइकिल समझें होता क्या है। कुल मिला के पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। कैसे? ऐसे शुरू करते हैं ये वाले पानी से। देखो, सरफेस पे जो पानी है, यानी रिवर, पॉन्ड, लेक्स, इन सब में क्या होगा? धूप पड़ेगी, गर्मी होगी, उससे क्या होगा, वो जो वाटर का लिक्विड फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जो ये वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, चलो इसको लिख देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा है ड्यू टू हीट, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये वेपर ऊपर की तरफ जाएगा। और आप मुझे एक बात का आंसर करो कि क्या जब वेपर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा? इसका आंसर भी आप ही के दिमाग में। कैसे? जब आप गर्मी से परेशान हो जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ हाइट पर रहते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है? टेम्परेचर कम होता है। ठंडी के लिए तो जा रहे हो ना। बिल्कुल वैसे ही वेपर ऊपर आसमान में जाते हैं, और क्या होता है, वेपर जब आसमान में जाते हैं तो उनको टेम्परेचर ठंडा मिलता है, कोल्ड टेम्परेचर मिलता है। तो ये जो वेपर वाला फॉर्म है, ये किस में तब्दील हो जाएगा? वापस से वाटर के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसे? कंडेंसेशन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये वाटर के फॉर्म में हो गए। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में हेल्ड है। हवा में द वाटर वेपर इज हेल्ड in the atmosphere. It has converted into water droplets by the help of condensation. Now these water droplets together are known as clouds. जो clouds आप देखते हो, these clouds are nothing but the water droplets held together. Now जब तक ये जो clouds हैं, ये water droplets इतने heavy नहीं हो गए हैं कि वो नीचे गिर जाए, जब तक एटमॉस्फेयर इनका वजन उठा सकता है, तब तक ये हवा में रहते हैं और हमें क्लाउड्स की तरह दिखते हैं। ओहो अच्छा, ये क्लाउड्स और कुछ नहीं बल्कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो इकट्ठा है। जिस दिन ये वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड्स आपस में एक साथ इतने ज्यादा मिल जाएंगे कि हवा को इनका भार उठाना मुश्किल हो जाएगा, तो ये नीचे गिर जाएंगे। और ये नीचे गिरेंगे तो किस फॉर्म में गिरेंगे? पानी के फॉर्म में गिरेंगे। इसी को हम कहते हैं रेन। अब क्या हो रहा है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स यानी क्लाउड जो हैं वो क्या हो रही हैं? नीचे गिर रहे हैं प्रेसिपिटेशन से। अब ये प्रेसिपिटेशन अलग किस्म की हो सकती है। अगर बर्फ बिन के गिर रही है तो स्नो हो सकती है, नहीं तो रेनफॉल भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना करने की जरूरत है कि आप ये समझ लो कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। कुल मिला के वाटर अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, टेम्परेचर की वजह से चेंज कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि पहले क्या हुआ? एवापोरेशन हुआ, वाटर कन्वर्ट हो गया वेपर में, फिर ये ऊपर गया, वहां पे टेम्परेचर कम हुआ, यही वाटर वेपर वापस से कन्वर्ट हो गया किसमें? वाटर ड्रॉपलेट्स में। ये क्लाउड्स बन गए, और फिर क्लाउड से वापस क्या हुआ? ये पानी नीचे गिर गया प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। उसके बाद ये पानी नीचे जब गिर गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये वापस से पानी किस में गिरा है? वो वही पोलर रीजन में बर्फ बन के गिरा है, वही नदियों में पानी गिर रहा है, वही पॉन्ड्स में पानी गिर रहा है। कुल मिला के इस तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है।
तो कुल मिला के आज जो पानी गंगा नदी में है, हो सकता है वो कभी ना कभी अमेज़न नदी का पानी हो जो साउथ अमेरिका में, तो वहां से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ हो, क्लाउड्स आए हों, बने हों, और उसके बाद वो धरती के एक कोने से दूसरे कोने में गए हों और बारिश बन के नीचे गिर गए हों। इसी को बोलते हैं हम क्या? वाटर साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर। हम इसको मिटा देते हैं। यही चीज इस पूरे इसमें दिया हुआ है, तो आई गेस ये समझ में आ गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब प्रॉब्लम ये है कि पानी की प्रॉब्लम क्या है। पानी की केवल दो प्रॉब्लम भाई, एक तो पानी ना मिले और दूसरी बात पानी मिले तो खराब पानी मिले। अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं तो हम कह सकते हैं कि पानी की प्रॉब्लम है। खुद ही समझो ना, आपको प्यास लगी हुई है, आपको पानी चाहिए, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको पानी ना मिले तब पानी की प्रॉब्लम है, और दूसरा हो सकता है कि पानी आपको मिले बट इतना गंदा पानी मिल जाए कि आप उसको पी नहीं सकते। कुल मिला के आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए हम कह देंगे कि वाटर रिसोर्स नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो अब सवाल उठता है कि ये पानी की प्रॉब्लम नेचुरल है, ये जो स्कैरसिटी है ये नेचुरल है या मैनमेड है? आप लोगों के दिमाग में अचानक से आंसर आ गया होगा कि नहीं यार ये तो मैनमेड ही है, हमने ही त्राहिमाम कर रखा है, हमने ही मचा रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, नेचुरल भी है। कैसे? ऐसे, एक तरफ ही आपको डेंस फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर दिख रहा है, हरियाली है, बहुत अच्छे से सब कुछ बड़ा सुंदर है, और उसी के थोड़ा सा इधर जो है वो आपको डेजर्ट दिखेगा लद्दाख का। जबकि आप देखो कि डिफरेंस केवल इतना है, इधर ये है जम्मू एंड कश्मीर और इधर है ये लद्दाख। इतना पास में होने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह इतनी हरियाली, एक जगह ये? तो सवाल उठता है कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट है ये है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि रेन शैडो एरिया में आते हैं। आपकी क्लास में अभी इतना ज़्यादा अंदर कॉन्सेप्ट में नहीं है चीज़ें, आपके चैप्टर में भी नहीं दी हुई है, बट मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये पहाड़ होते हैं, सॉरी, ये पहाड़ होते हैं। अब क्या हो रहा है, हवा यहाँ से बह रही है, उस हवा में मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर हवा लेके ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। आपको पता है जैसी हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बारिश हो जाएगी। इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड। जैसे ये बादल इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बारिश खत्म होकर इन क्लाउड्स में अब पानी नहीं बचा, इसलिए ये बन जाएंगे ड्राई रीजन। ये होता है विंड शैडो एरिया, और ये है, सॉरी, ये हो गया रेन शैडो एरिया, और इस तरफ आपका विंडवर्ड एरिया हो गया, यहाँ पे बारिश होती है। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर, और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स क्या है, ये पहाड़ों की रेंज है जो कि पूरे रीजन में आपको देखने को मिलेगी। इसके वेस्टर्न साइड में जहाँ से ये हवा आ रही है मॉइस्चर लेते हुए, ये इसके इस तरफ तो बारिश करेगी, मगर इसके इस तरफ क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए वेस्टर्न घाट के इस तरफ, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में आपको खूब सारे जंगल दिखेंगे, और उसी वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में आपको ऐसा विदर्भ और अमरेली जैसी जगहों पर आपको क्या मिलेगा, ऐसी बंजर भूमि मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पानी नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं। और जाहिर सी बात है यार, हर जगह तो जंगल नहीं है, तो कुछ क्लाइमेटिक, कुछ ऐसी धरती पे जो है वो चीज़ें हैं, फेनोमेनन है, जिसकी वजह से कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर बहुत कम होती है, तो जिसके वजह से वेजिटेशन में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोई शक नहीं है कि ये जो वाटर की स्कैरसिटी है, ये क्या है, ये वाटर की स्कैरसिटी नेचुरल है। बट होल्ड ऑन अ सेकेंड, वी हैव नॉट कंक्लूडेड। अभी तक हमने नेचुरल रीजंस देख लिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है। अब हमारे को देखना है वो मैनमेड रीजंस। अब देख रहे हैं इन भाई साहब को आप, ये क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट ये मैंने भी विटनेस किया है, यहीं दिल्ली में लोग स्पेशली अपने बाइक्स में, कार्स में आते हैं और कचरा फेंक देते हैं यमुना के नदी में। यही पानी फिर आगे जाएगा और यमुना को यूज करेंगे आगरा वाले। वैसे ही दिल्ली वाले भी उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको कि पल्यूट किया है हमारे से ऊपर वालों ने। हमारे से ऊपर वाले मतलब जो हमसे पहले यमुना नदी के कोर्स में पढ़ते हैं, ये कर रहे हैं। अब इन भाई साहब के साथ क्या करना चाहिए बताइए। इनकी वजह से आगे आने वालों पानी को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ये फैक्ट्री इंडस्ट्री, कानपुर एरिया में चले जाओ,
आगरा में चले जाओ, आपको इसी तरीके से नाला काला पानी निकलता हुआ दिखेगा और ये सीधा पानी नदी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आपके यहाँ कचरे वाले आ रहा है, कचरे को दे दो। यहाँ पर आप पानी को पहले ट्रीट कर लो, आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, वो ट्रीट कर लो, पानी को अच्छे तरीके से वो ट्रीट हो जाए, उसके बाद आप वाटर बॉडी में डाल दीजिए। क्योंकि वाटर के अंदर भी तो कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ना। आप खुद सोचो, अचानक से आप किसी के घर में गए, आपको ऐसा पानी पिलाया, आपको अच्छा लगेगा? तो जो वहाँ पानी के नीचे ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं, आप उनको इस तरीके के पानी ऊपर से डाल रहे हो, कैसा लगेगा? आप चल रहे हो सड़क पे, ऊपर से आपके ऊपर से पानी डाल दें तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। बिल्कुल वैसे उनको भी नहीं लग रहा। तो पहला प्रॉब्लम हमारा ये है, क्या? ये वाला कि हम पल्यूट कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1.37 बिलियन हम हो चुके हैं और भी इंक्रीज होते जा रही है, जिसके वजह से क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। मतलब एक इंसान को 1 लीटर चाहिए तो 2 इंसान को कितना चाहिए? 2 लीटर चाहिए। तो क्या हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस अगर आप इसको देखो। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड मतलब बढ़ती हुई पॉपुलेशन की बढ़ती हुई नीड, ये हो रही है। मतलब 1 के 2 हो गए इसलिए जरूरत बढ़ गई। दूसरा, इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। पहले हमारे को बहुत हमारी कम नीड्स होती थी, बट अब हमारी नीड्स बढ़ रही है और उन नीड्स के चलते हुए हमारा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन वाइज नहीं, पर इंडिविजुअल नीड्स बढ़ रही है। उसके वजह से पानी का कंजम्पशन जो है कमर्शियल रीजंस की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। और फिर आपको पता है कि आगे क्या होना है। एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसी पॉपुलेशन की बढ़ती हुई नीड्स भी बढ़ रही हैं। आप समझ रहे हो? तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। 1 का 2 हो गया है इसलिए 2 लीटर यूज हो रहा है, और उसके अलावा एक इंसान भी पहले जो 1 लीटर यूज करता था, अब वो 2 लीटर का पानी ऑलमोस्ट यूज कर रहा है अपनी जिंदगी में। उसकी नीड्स बढ़ रही हैं। तो एक तरफ तो हो गई हमारी प्रॉब्लम क्वांटिटी वाइज, ये क्वांटिटी वाइज प्रॉब्लम है। दूसरी है क्वालिटी वाइज, जो है हम उसको भी खराब कर रहे हैं। तीसरा, ये वेस्टेज। ये देखो, ये शहरों के बगल में जो नदियों वाली एरिया होते हैं वहां धोबी सब पहुंच जाते हैं और इस तरीके से कपड़े धोए जाते हैं। पता नहीं लॉजिक क्या है, वो समझ नहीं आता मुझे। अब ये आता है नल का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको और हमको ही करना पड़ेगा। कोई सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। सरकार आपके घर में नहीं आ सकती देखने की आपने ऐसा पानी छोड़ रखा है। तो जाहिर सी बात है, अब हमारे को ये समझ में आ गया कि पानी की प्रॉब्लम हमारी नेचुरल भी है, मैनमेड भी है। पानी की प्रॉब्लम क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है। अब हमारे को पता करना है कि अब इसको कंजर्व कैसे करें, इसको हम बचाएं कैसे। सिंपल सी बात है, जो कर रहे हो उसको रोक दो और अपने अंदर कुछ और चेंजेस लेके आओ। जाहिर सी बात है, ये भाई साहब फेंक रहे हैं, ये यहाँ पे वॉशिंग हो रही है, इसको बंद करें। और ऐसा बंद करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको स्ट्रिंजेंट लॉज चाहिए। स्ट्रिंजेंट लॉज मतलब होता है कि कड़क लॉज। आप जिसको भी देखो कि भाई ऐसा कर रहे हैं, आप उनको रोको, लॉज अप्लाई करो, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। फिर आगे आपको पता है क्या होगा। ये नल का ऐसा पानी गिरना, ये कोई सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये इंडिविजुअल की ड्यूटी है। तीसरी, ये नाला का पानी जो है वो इंडस्ट्री से निकलता है, सीधे वाटर बॉडी में जाता है। आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, उसको इंस्पेक्शन के लिए लोग होने चाहिए। आपको ट्रीट करना चाहिए इंडस्ट्रियल वेस्ट को इससे पहले कि आप उसको डिस्चार्ज करें वाटर बॉडी के अंदर। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर, ये अंकल जो है पंजाब और हरियाणा जैसी की ज़मीन में चावल उगा रहे हैं, इट्स अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि वहाँ की ज़मीन, वहाँ का क्लाइमेट हमें अलाउ नहीं करता कि हम वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप का एग्रीकल्चर करें। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उसको इन मिलेट्स के या फिर वाटर एफिशिएंट क्रॉप से रिप्लेस करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको शायद पता नहीं होगा, बट शायद से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ये इंडिया के कहने पे किया गया है यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि ये मिलेट्स कोर्स होते हैं, पानी भी कम होते हैं और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसमें जवार, बाजरा, रागी, आप ये खाओ और आपकी सेहत इतनी अच्छी होगी। इसके साथ साथ आपका जो एग्रीकल्चर में इसको यूज़ कर, प्रोडक्शन के लिए इसका पानी इस्तेमाल होता है, ये कम से कम पानी को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एक तो हमने देख लिया कि भाई पानी को हमें कैसे बचाना है, जो हम हरकतें कर रहे हैं हमें उन हरकतों को बंद करना है ना। इसके अलावा हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। याद है आपको मैंने बोला था कि भाई हमारे को वेजिटेशन लगाने से क्या होगा, पानी का जो सरफेस रन ऑफ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या होगा, पानी परकोलेट करेगा, पानी मतलब धीरे धीरे करके सॉइल के अंदर रहेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब पानी ठहरे।
अगर पानी आए और पानी निकल जाए तब तो कोई फायदा नहीं है। और उसके लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, मतलब कुछ प्लांट्स होने चाहिए वहां पर जो कि पानी को ठहरने के लिए मजबूर करें। और जब पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी तो वो क्या करेगा, पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी तो वो क्या करेगा, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, जिससे वो जो अंडरग्राउंड वाटर था, याद है मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, वो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा और वही अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे करके बहुत डिक्रीज होता जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। इनफैक्ट इट इज प्रोजेक्टेड दैट अराउंड 2050 दिल्ली एंड द सराउंडिंग नियर बाई सिटीज विल रन ऑफ वाटर। हमारे को पानी नहीं मिलेगा, हमारे को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बट इसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी ही बनती है, खास करके आपकी और ज़्यादा बनती है, क्योंकि अभी आप क्लास 8th में हो, अभी आपको और आगे बढ़ना है, राइट। तो तब तक आपको बचाना है। इसके बाद एग्रीकल्चर में वाटर स्प्रिंकलर्स का यूज़ किया जाए। आपको याद है वो जो ऐसे करके आपने देखा होगा कि ऐसे करके स्प्रिंकलर्स होते हैं, उससे क्या होता है कि पानी का इस्तेमाल कम होता है और सफिशिएंटली हो जाता है। मतलब हम एक तरीके से एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर कर रहे हैं, रादर देन पानी ऐसे करके ऐसे बहाना, वो ठीक नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ करो, वो एफिशिएंट तरीके से पानी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और तमिलनाडु को इसमें हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एक होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब सिंपल सा अर्थ उसका ये है, बारिश का पानी गिरा, आपने उस बारिश के पानी को कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया और फिर आगे उसको यूटिलाइजेशन उसका किया, ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यह है कि आप अपने घरों की छत में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसमें वो बारिश का पानी गिरेगा और वो बारिश का पानी जो ऊपर आपने स्टोर किया हुआ है वो एक पाइप के माध्यम से आप नीचे लेके आएंगे और कुछ अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाएंगे। या तो आप उस पानी का इस्तेमाल कर लें अपनी ही नीड्स के लिए, या फिर आप उसको जमीन के अंदर डलवा दें, जिससे वो अंडरग्राउंड वो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला तमिलनाडु को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में हर घर को मैंडेटरी कर दिया है कि वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। ये आपकी किताब में नहीं है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। और जब भी मैं कोई फैक्ट बताऊं, इमीडिएट एक्शन शुड बी कि आप गूगल पे जाइए और इसको सर्च करिए, जस्ट टू वेरीफाई कि सर सही बोल रहे हैं या फिर कुछ गलत बोल रहे हैं, वो आपको उसी समय पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को समझिए कि ये रेन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बारिश का पानी हमारे को स्टोर करना पड़ेगा। या तो आप स्टोर करके रख लो कुछ ऐसे टैंक्स में जिससे कि आप बाद में खुद का इस्तेमाल कर सको, या फिर आप उसको ग्राउंड में किसी तरीके से परकोलेट करा लो। जैसे ए भाई साहब में इन्होंने देखो एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने ये स्टोर में यूज़ किया, उसी के बाद एक अंडरग्राउंड वाटर है, इससे वाटर स्प्रिंकलर यूज़ हो रहा है और ये पानी इसके यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। तो पानी को बचाने के अंदर तरीके देखें, एक तो हम जो गलत काम कर रहे हैं हमें उसे रोकना पड़ेगा, प्लस वी हैव टू कम अप विद सम न्यू इनोवेटिव आइडियाज कि हम और पानी को कैसे बचा सकते हैं।